नमस्कार। न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हूँ। मैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और रोज हम लोग यहाँ पर मिलते हैं। आपके कोरोना वायरस से जुड़े सवाल भी मैं यहाँ पर लेती हूँ और जिस तरह से अभी आप सब लोग देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस से संक्रमित केसेस हमारे भारत में अब पिछले 24 घंटे के अंदर काफी ज्यादा केसेस बढ़े और यही आज हम बात भी करने वाले हैं कि वो क्या अशुभ संकेत हैं हमारे भारत के लिए, क्या ये कोई अशुभ संकेत हो सकते हैं या नहीं। इन्हीं पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। आपके सवाल भी लेंगे यहाँ पर हम, जो भी आप हमें यहाँ सवाल भेजेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो देखिए पिछले 24 घंटे के अंदर 1112 केस सामने आए और ये अभी तक का सबसे बड़ा उछाल है जो कि भारत ने अभी तक देखा है। इतने ज्यादा केसेस पहले नहीं आए थे। इससे पहले जो संख्या सबसे ज्यादा आई थी वो 1260 केसेस की आई थी और उसके बाद अब ये सबसे बड़ी संख्या है जो सामने आई है। 10% का उछाल केसेस में आया जो कि एक बड़ी संख्या है। और अगर आप देखें तो महाराष्ट्र ने 4000 का आंकड़ा पार कर लिया है और दिल्ली ने भी 2000 का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि काफी अच्छा फिगर है एक तरह से अगर देखा जाए। और जो 36% केसेस हैं भारत के वो महाराष्ट्र और दिल्ली से ही है। ये भी एक बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा केस भारत में इस वक्त जो है वो महाराष्ट्र और दिल्ली से हैं। तो ये दो स्टेट्स ऐसे हैं जो कि हॉटस्पॉट बने हुए हैं। काफी ज्यादा केसेस यहीं से सामने आ रहे हैं और अगर आपको याद हो तो पलायन के केसेस भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली से ही हुए थे। इसके अलावा 560 डेथ्स ऑलरेडी भारत में हो चुकी हैं। एक और जो बहुत चिंताजनक बात सामने आ रही है जिसको हम एक अशुभ संकेत इस वक्त जिसको हम मान रहे हैं वो ये है कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और दिल्ली में ज्यादातर जो अब केसेस सामने आ रहे हैं वो ऐसे केसेस हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है, यानी कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये एक काफी चिंता का विषय हो सकता है कि अभी तक क्योंकि इसी तरह के केसेस सामने आ रहे थे जिनको ऑलरेडी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार था, जिनको लक्षण थे कोरोना वायरस इन्फेक्शन के, लेकिन अब बहुत ज्यादा तादाद में ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है, जिनमें बिल्कुल भी वो नहीं था, बिल्कुल भी सस्पेशन नहीं था कि इनको कोरोना वायरस होगा और उनमें ये केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी दिल्ली में जो 186 केस पॉजिटिव आए हैं वो सारे के सारे जो सीएम केजरीवाल हैं उन्होंने बोला है कि ये सारे के सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, यानी इनमें कोई लक्षण नहीं था बीमारी का और ये लोग पॉजिटिव आए। और अगर हम देखें तो हमारे पूरे भारत के 50% केस जो हैं वो ज्यादातर इन एरिया से हैं। महाराष्ट्र में मुंबई से, एमपी में इंदौर से, हैदराबाद, तेलंगाना, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोरबा से और झारखंड में रांची से और उड़ीसा में खुर्दा से और दिल्ली से। तो सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो इन्हीं जगह से सबसे ज्यादा आ रहे हैं। और पुणे एक ऐसी सिटी है जहां सब जगह तो लॉकडाउन्स जो हो रहे हैं वो हॉटस्पॉट्स में हो रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं दिल्ली में भी बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हो गए हैं, महाराष्ट्र में भी, लेकिन पुणे एक ऐसी जगह है जो पूरी सिटी को ही लॉकडाउन करा गया है ऑलमोस्ट। वहां पर इस तरह से हॉटस्पॉट्स को चिन्हित नहीं किया बल्कि पूरी सिटी को ही लॉकडाउन किया गया है काफी हद तक। तो अब हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे श्रोता भी जुड़ गए हैं और सबसे पहले जो हमसे जुड़े हैं वो है गीतेंद्र बाजपेयी। आपका बहुत स्वागत है यहाँ पर। उसके अलावा खेराज बघोरा, ललित पांडे, जय वर्मन, इसके अलावा श्रवण कुमार, सलीम खान, रियाज, संजीव कुमार, परशुराम पाल, सरवन, अजय चौहान, खिजादा लुकमन, राजन तिवारी, त्रिलोक नारायण, अनुपम चतुर्वेदी, सब लोग यहाँ पर हमसे जुड़ गए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और हंस कुमार हेलो भेज रहे हैं, आपको भी मेरा हेलो है। इधर शबीर पटेल, इमरान खान और अमित अरोड़ा, देव धामी। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा केसेस सामने आए और इसी वजह से बहुत सारा चिंता का विषय भी बन रहा है ये। वैसे अगर हम अपने बाकी आंकड़े अगर देखें जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं और जो अभी और स्टडीज भी सामने आई हैं और आज जो गवर्नमेंट ने भी अपना प्रेस रिलीज दिया था उसमें लव अग्रवाल जी ने बोला है कि जो हमारा डबलिंग रेट है वो 6.2 हो गया, यानी कि अब हम हर 6 दिन के बाद हमारे केसेस डबल हो रहे हैं। जबकि जब हम लोगों ने लॉकडाउन शुरू किया था तब हमारा डबलिंग रेट जो था वो 3.4 डेज था, यानी कि हर 3.5 दिन में हमारे केसेस डबल हो रहे थे। लेकिन अब ये जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट मान लीजिए कि दुगना हो गया, यानी कि अब 6.5 दिन में हमारे केसेस डबल हो रहे हैं 3.5 की बजाय। तो ये एक अच्छा संकेत है, यानी कि हमारे केसेस उतनी ज्यादा रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं जैसे कि और देशों में, क्योंकि
एक बार जब डबलिंग रेट 3 के आसपास आ जाता है तो वो खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जल्दी जल्दी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत भी है कि हमारे केसेस जो है वो इतनी जल्दी जल्दी डबल नहीं हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। उसके साथ ही ये एक और अच्छी बात ये भी है कि जो हमारे केसेस हैं उनमें पॉजिटिविटी का रेट बहुत कम है, यानी कि हमारे यहाँ अगर जो पॉजिटिविटी है वो 4% के आसपास है, यानी कि अगर हम 100 लोगों का टेस्ट करेंगे तो भारत में लगभग 4 लोगों के आसपास लोगों में ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। वैसे 4.4 है, तो ये मान लीजिए कि 4 से 5 लोग उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि अमेरिका का यही रेट 19.8 है और जर्मनी का ये रेट 30 के आसपास है, यानी कि वहां बहुत ज्यादा केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छा साइन है जो हमारे इंडिया में है कि हमारे यहाँ केसेस उतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। इधर हमारे साथ जुड़े हैं देव धामी, सरताज खान, मोहम्मद जिगर, इधर त्रिलोक नारायण, इसके बाद सत्येंद्र गिरी, वो भी पूछ रहे हैं कि रेड जोन में आ सकता है क्या। अच्छा, वो अपने आप एक बार ठीक से नाम लिखिएगा सत्येंद्र जी, आप किस एरिया के लिए पूछ रहे हैं। देखिए, रेड जोन एरियाज ज्यादातर उन एरियाज को माना जाता है जहां बहुत ज्यादा केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं या ऐसे केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं जिनको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये इनकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, ये कहीं से ट्रैवल करके नहीं आए हैं, फिर भी वहां पर अगर केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनको रेड जोन में माना जा रहा है। तो इस तरह से जो एरियाज हैं, और जनरली ये 3 किलोमीटर के आसपास का एरिया होता है, और जो इसके बाद की बफर जोन होती है, जो ऑरेंज जोन होती है, वो ज्यादातर जो है 5 किलोमीटर की होती है वहां से, और रूरल एरियाज में 7 किलोमीटर के आसपास। तो इतना बड़ा दायरा जनरली हॉटस्पॉट्स का होता है। और उसके अलावा अगर अचानक से कहीं से भी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं जो कि समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आ रहे हैं, तो वो भी रेड जोन में ही आता है। तो अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपका एरिया रेड जोन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिपेंड करता है कि आपके एरिया में केसेस कितने ज्यादा हैं। केशव शर्मा, नक्श सिंह, उसके अलावा त्रिलोक नारायण भी हमसे जुड़ गए यहाँ पर, जगप्रताप शर्मा। अगर आपके कोरोना वायरस से जुड़े कोई भी प्रश्न हो तो उनको यहाँ पर जरूर भेजिए हमारे पास। अच्छा, सत्येंद्र जी ने लिख के भेज दिया है कि वहां पर उनके एरिया में 16 मरीज एक साथ आए। अगर 16 मरीज एक साथ आए हैं सत्येंद्र जी, तो फिर डेफिनेटली आपका एरिया हॉटस्पॉट एरिया ही बनेगा। इसके बाद यहाँ पर विजय कुमार, इधर राहुल अग्रवाल, संजीव कुमार भी हमसे जुड़ गए हैं, शरद गज्जर भी हमसे जुड़ गए हैं। इसके अलावा रघुनाथ जांगिड़ हमसे जुड़ गए हैं यहाँ पर, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, अब एक जो इसीलिए ये जो एक सामने आंकड़े आ रहे हैं जहां कर कि इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं जिनको लक्षण नहीं है, जिन्हें हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, यानी कि इनको कोई लक्षण नहीं, इनसे अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमें कोई खांसी नहीं, हमें कोई बुखार नहीं, हमें कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों में कोरोना वायरस जो पॉजिटिव आ रहा है, इसी की वजह से यही स्टडी जो हुई जिसमें ये पता चला कि 25% लोग ऐसे हो सकते हैं, 25% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कि कोई संक्रमण के साइन सिम्टम्स ना हो, कोई लक्षण ना हो, लेकिन वो दूसरों को ये फैला सकते हैं। उनको कोई लक्षण नहीं है लेकिन वो दूसरों को ये फैला सकते हैं। और इसीलिए जब ये स्टडी सामने आई, इसीलिए घर का बना हुआ मास्क या कोई भी मास्क पहनना जरूरी करा गया। और इसीलिए आज हम सब लोगों को जब भी घर से बाहर निकलना है तो मास्क पहन करके ही निकलना है और बिना मास्क पहने बिल्कुल नहीं निकलना है। ये इसी वजह से किया गया है। यहाँ पर मोहनदास कनत भी हमसे जुड़ गए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, शुक्रिया आपका। आरती संदीप, सदाना पांडे, प्रशांत काले, सिकंदर भाटी, बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल भी होंगे यहाँ पर तो मैं उनको लूंगी। नजरुद्दीन सैफी न्यूज़ 24 चैनल की तारीफ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग आप तक बिल्कुल सही सही खबर पहुँचाएं और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही आप तक पहुंचे। इधर तौकीर हसन, निरंजन सिंह, फिरोज खान, इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ जुड़े मोहानी मीना, और इसके बाद खेमलाल साहू, मुबारक खान, जिया
रात्रे कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिलीजियस मैसेजेस भी भेज रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, देखिए आप सभी लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई हम मिलकर के ही लड़ सकते हैं। अगर हम लोग इस वक्त रिलीजियस बेसिस पे एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, अगर हम इस तरह की बातें सोचेंगे, तो ये जंग जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बात आप सब लोग भी अच्छे से जानते हैं कि ये किसी भी कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो किसी को भी हो जाता है, जो कि जाति धर्म वगैरह देख करके नहीं आता है। तो ये समझना हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा। इसके बाद प्रिंस कैलाश कुमार कह रहे हैं कि मैं उनका मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, आप दोबारा भेजिए प्रिंस, मैं जरूर पढ़ूंगी। हो सकता है ऊपर कहीं निकल गया हो आपका मैसेज। इधर यहाँ पर चित्रंजन कुमार भेज रहे हैं कि कोटा से स्टूडेंट्स को जब ला सकते हैं तो दूसरे स्टेट्स में जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है। चित्रंजन जी, उनके लिए भी किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया कि जो बच्चे इधर उधर फंसे हुए थे, खासतौर से कोटा में जो बच्चे थे उनको वापस उनके घर लाया गया है और बाकी लोगों को भी वापस ले जाने का पूरा प्रयास चल रहा है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जो लोग जहां जहां फंसे हुए हैं उनको वहां से ले जाकर उनके घर तक पहुंचाया जाए। और अभी जहां जहां रिलैक्सेशन शुरू हो गया है, जो इस तरह के एरियाज हैं जहां रिलैक्सेशन मिला है, वहां भी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो वहां के माइग्रेंट्स हैं जो वहां पर हैं, उनको अगर अपने काम पर वापस जाना है तो उनको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी जाएं ताकि वो अपने काम पर वापस जा सके। खासतौर से जो मनरेगा के वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले हैं, तो जहां जहां रिलैक्सेशन हुआ है वहां वहां के माइग्रेंट्स को ये सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी कि वो वहां पर अपने काम पर अगर वापस जाना चाहते हैं तो वो जरूर जा पाए। इसके बाद श्रवण कुमार, अल्ताफ अतर, मोहम्मद हसन खान, सतीश दुबे, अनुज लमचियाने किंग, ये सब भी हमारे साथ जुड़ गए। केरे एस्टर पूछ रहे हैं कि बेंगलोर के बारे में बताएं। देखिए कर्नाटका में भी बहुत सारे केसेस अब सामने आ रहे हैं जहां, और खास तौर से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है। इसीलिए हम सब लोगों के लिए सारे एहतियात बरतना, प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी जहां जहां खासतौर से रिलैक्सेशन खुला है वहां के लोग अब बाहर निकल रहे होंगे, उनका इंटरेक्शन होगा दूसरे लोगों से। आप अपने अगर काम पे वापस गए हैं तो वहां और लोग भी आएंगे, तो इस तरह से आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि आप मास्क लगाकर रहें सारा दिन, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, एक दूसरे के बीच में कम से कम 3 से 6 फीट की दूरी रखिए। उसके अलावा आपको याद रखना है कि आपको जब आप बाहर जब हैं तो थोड़े थोड़े समय पर आपको साबुन और पानी से हाथ धोना बहुत जरूरी है। और ये भी इंश्योर करिए कि आप जहां पर भी काम करने गए वहां पर सैनिटाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उन सब जगहों पर सैनिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर अशोक कुमार राज पूछ रहे हैं कि क्या हरियाणा रेड जोन में आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए पूरा हरियाणा, ऐसे पूरा प्रदेश रेड जोन में नहीं आता है। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर ज्यादा केसेस हैं, जो हॉटस्पॉट्स वाले एरिया, वहां पर उन्हीं एरियाज को जो है हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है या रेड जोन घोषित की जाती है। तो ये ना सोचें कि पूरे प्रदेश को ही जो है ऐसा रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसके बाद देखिए आप जानते हैं अभी भारत में मेरे ख्याल से 325 के आसपास ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी कोई भी केस नहीं सामने आया है। ये सारे एरियाज ऐसे हैं जो अभी कोरोना फ्री हैं और उनको ही रिलैक्सेशन भी मिल रहा है आज से। और एक अच्छी खबर ये भी आई थी कि गोवा जो है वो अब कोविड फ्री हो गया है। गोवा ने डिक्लेयर करा है कि उनके पास अब काफी समय से, मेरे ख्याल से 8 अप्रैल के बाद से कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। तो गोवा ने ये बोला है कि वो अब उनके यहाँ कोविड का कोई केस नहीं है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। लेकिन उन्होंने भी ये साफ साफ बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स्ड हो जाएंगे या हम लोग और एहतियात नहीं बरतेंगे। तो उन्होंने बोला है कि अभी भी हमें उतना ही सचेत रहना पड़ेगा क्योंकि भविष्य में केस आ सकता है सामने। तो एक खुशी की बात भी है, लेकिन अब हमें अपने गार्ड्स नीचे नहीं करने, हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम रिलैक्स्ड हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए निरंजन सिंह बोल रहे हैं कि तिलक विहार में 27 केस सामने आए हैं। मोहम्मद हसन खान पूछ रहे हैं कि व्हाट इज बफर जोन। देखिए बफर जोन वो होती है जो कि हॉटस्पॉट के जो इर्द गिर्द 5 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसे बफर जोन बोला जाता है, क्योंकि उस एरिया में और हॉटस्पॉट के एरिया में ज्यादा अंतर नहीं होता और वहां से लोग अंदर बाहर जा आ सकते हैं, इसलिए उसको बफर जोन माना जा रहा है। और वहां के लिए भी जो है स्ट्रैटेजीज डिफरेंट मानी जा रही है, जो कि ग्रीन एरिया से डिफरेंट होगा। तो अगर आप जानते हैं तो ज्यादातर एरियाज को रेड, ऑरेंज और ग्रीन में डिवाइड किया गया। और ये बात याद रखिए कि ये एरियाज कभी भी इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी कि जो ग्रीन जोन
है, ऐसा कोई वो नहीं है कि ये हमेशा के लिए ग्रीन जोन है। ये ग्रीन जोन भी रेड जोन या ऑरेंज जोन बन सकता है अगर वहां लापरवाही हुई, या अगर वहां लॉकडाउन का सही से पालन नहीं हुआ, या वहां पर और केसेस सामने आने शुरू हो गए, तो ग्रीन एरिया भी कभी भी रेड एरिया बन सकता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा महादेव हलगाड़े यहाँ पर बोल रहे हैं कि जागरूकता ही कोरोना का इलाज है। सही कहा उन्होंने। देखिए, अब हम लोगों को जिस तरह से आप केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं, अभी तेलंगाना ने भी अपना लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया है, ऑलरेडी बढ़ा दिया, जबकि प्रधानमंत्री जी ने 3 मई तक का बोला हुआ है अभी सभी को कि 3 मई तक हमारा भारत में लॉकडाउन है, लेकिन तेलंगाना ने ऑलरेडी इसको 7 मई कर दिया है। उन्होंने अपने आप ही इस डेट को आगे बढ़ा दिया है। तो हम लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि खत्म नहीं हो रहा है कोरोना। अगर लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना खत्म हो रहा है। और जिस तरह से अभी आप केसेस बढ़ते हुए भी देख रहे हैं, तो हम सब लोगों को अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी लॉकडाउन से जैसे पहले थी वैसी अभी बिल्कुल नहीं होने वाली। अभी बहुत समय के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत समय के लिए हम लोगों को इन सारे एहतियातों को मानना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा, ताकि हमारे घर में, हमारे समाज में कोरोना वायरस के चरण ना पड़े। और जो इस तरह की जगह हैं, जैसे कि मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, स्टेडियम्स हैं, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वगैरह के ज्यादातर जगह थी, वो मान के चलिए अभी बहुत जल्दी नहीं खुलने वाली हैं। 3 मई को भी ये सब चीजें अभी नहीं खुलेंगी, इनको स्टेप वाइज धीरे धीरे खोला जाएगा। और ये एक काफी समय के लिए अब आप मान के चलिए कि इन सब चीजों को अभी आप यूज नहीं कर पाएंगे, वहां आप नहीं जा पाएंगे। तो हम सबका लाइफस्टाइल जो है वो अब डेफिनेटली चेंज होने जा रहा है। इसके बाद आनंद कुमावत कह रहे हैं पुणे के बारे में बताएं। तो आनंद जी, आप जानते ही होंगे, पूरे पुणे को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है और वहां पर डोर टू डोर जो है सर्वे चल रहा है, बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग की जा रही है, बाहर से आने जाने वाले लोगों पर रोक लगी हुई है। और वहां पर जो शॉप्स भी खुल रही हैं उनके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है कि कितनी से कितनी देर के लिए ही वो शॉप्स खुलेंगी। और वहां पर हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह हैं जिन पर आप रीच आउट कर सकते हैं अगर आप पुणे में रहते हैं, कि आपको अगर कोई सामान चाहिए या कोई एसेंशियल जरूरतें हैं आपकी, तो वो आपके घर तक आपको पहुंचाई जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर महिमा ओम पांडे कोई सवाल पूछ रही है, लेकिन आपका सवाल मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर से लिख के भेज दें। इधर रश्मि रंजन सेठी पूछ रही है क्या इंडिया में कोविड-19 अगले कुछ दिनों में बढ़ने की संभावना हो सकती है? देखिए, कहना अभी बहुत मुश्किल है, और जिस तरह से आप केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो अभी मेरे ख्याल से ये आने वाला 1 हफ्ता जो होगा वो हम सब लोगों के लिए बड़ा क्रूशियल होगा, क्योंकि अब केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा डबलिंग रेट कम हुआ है, हमारा ग्रोथ रेट भी कम हुआ है। पहले जब लॉकडाउन से पहले हमारा ग्रोथ रेट 35% था, और अब हमारा ग्रोथ रेट यानी कि वो 15% आ गया, यानी हमारे केसेस अब उतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं जैसे पहले थे। जरूर आप केसेस वैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं, जिस तरह से पिछले 24 घंटे में 1612 केस आए हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है हमारे भारत के लिए। तो लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर कह रही है वो, उसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ी राहत भी दिख रही है कि शायद हमारा लॉकडाउन, जो हमारा डबलिंग रेट है वो बढ़ गया है, हमारा ग्रोथ रेट भी कम हो गया है। ये कुछ अच्छे संकेत भी हैं। लेकिन अभी जिस तरह से आप देखिए, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट आया है और इसको अब यूज किया जाएगा, यूपी में यूज किया जा रहा है, दिल्ली में इतने मेरे ख्याल से 42,000 किट्स हैं जो दिल्ली में आ गई हैं, इधर महाराष्ट्र में उसको यूज किया जा रहा है। तो जगह जगह अब ये जो टेस्टिंग होगी, इससे भी बहुत सारा डेटा सामने आएगा कि कितना स्प्रेड था डिजीज का, क्योंकि जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। मैं आप लोगों को ये बात फिर से बता देती हूँ। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से हमें ये नहीं पता चलेगा कि व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है, उससे ये पता चलता है कि व्यक्ति को एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ है, क्या पीछे उसको ऐसा तो नहीं है कि संक्रमण हुआ हो और वो अब ठीक हो गया हो, या उसकी जो बॉडी है उसने जो है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर ली हो। तो ये सारी बातें पता चलेंगी एंटीबॉडी टेस्ट से। तो अगर हमें नया हॉटस्पॉट एरिया ढूंढना है, अगर हमें ये पता लगाना है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा केसेस तो नहीं है, उसके लिए इस टेस्ट को यूज किया जाएगा, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को यूज किया जाएगा। और साथ में स्प्रेड देखने के लिए, जैसे हॉटस्पॉट वाला एरिया है उसमें मान लीजिए कि 20-30 हजार लोगों की
जनसंख्या है मान लेते हैं एक हॉटस्पॉट में, तो 20-30 हजार लोगों में उस टेस्ट को पहले डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाएगी हॉटस्पॉट में। वहां पता लगाया जाएगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिन्हें ILI है यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, यानी कि जिनको संक्रमण के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है, तो इस तरह के लोगों को डोर टू डोर सर्वे से चिन्हित किया जाएगा। इसी में आते हैं सारी वाले केसेस भी, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। तो अगर किसी को कम लक्षण है, ज्यादा लक्षण नहीं है, हल्की तबीयत खराब है, उनमें भी टेस्ट होगा, और किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है जो कि सारी के अंडर आते हैं, उनका भी टेस्ट होगा। तो हॉटस्पॉट वाले एरिया में हमने मान लिया कि 30,000 लोगों में हम ये मान के चल रहे हैं कि एक हॉटस्पॉट है, तो पहले उनमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी और इस तरह के केसेस को अलग किया जाएगा जिन्हें ILI या सारी है। उसके बाद इन लोगों में टेस्ट किए जाएंगे और ये पता लगाया जाएगा कि कितनों में संभावना है कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने की। फिर अगर उनमें जो केसेस में कोरोना वायरस इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है, उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जाएगा कि वो किन किन लोगों के संपर्क में थे, और उनके भी टेस्ट किए जाएंगे ये पता लगाने के लिए कि कहीं उनमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन है या नहीं। इस तरह से हम जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है उसका 30 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, यानी कि मात्र 30 मिनट में हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति एक्सपोज हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर हमें ये पता लगता है कि हाँ ये व्यक्ति एक्सपोज हुआ है, तब फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट उसमें किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि कंफर्म्ड कोरोना वायरस केस है या नहीं। तो इस टेस्ट से स्पीड आ जाती है, इस टेस्ट से हम जल्दी जल्दी टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। और खास तौर से एक अच्छी बात यह भी है कि इसके लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है जो कि आसानी से जल्दी हो जाता है। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर सचिन तिवारी हैं, वो प्रयागराज के बारे में पूछ रहे हैं कि खुलेगा या नहीं खुलेगा। देखिए, अब आप सब लोगों को ये तो पता चली गया है कि आपका एरिया हॉटस्पॉट में आता है या आपका एरिया जो है वो ग्रीन जोन में आ रहा है, ये आप लोगों को ज्यादातर पता ही है अपने अपने एरियाज के बारे में। तो अभी देखिए 3 मई तक तो पूरे भारत में ही लॉकडाउन है, ये आपको अच्छे से मालूम है, और जो लॉकडाउन के नियम है वो भी आपको मालूम है। अब अगर आपका एरिया ग्रीन एरिया में आता है तो आपको पता है कि कौन कौन सी चीजों में अब रिलैक्सेशन हो गया है, कौन कौन से लोग अब बाहर निकल सकते हैं। मनरेगा वाले, जो एग्रीकल्चर खेती से जुड़े हुए लोग हैं वो बाहर निकल सकते हैं, अपने खेतों का काम कर सकते हैं। जो प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, जो पोस्टल सर्विस से जुड़े हैं, कोरियर सर्विस से जुड़े हैं, जो AC वगैरह रिपेयर करते हैं, मोबाइल वगैरह रिपेयर करते हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, तो ये वाला जो वर्ग है ये बाहर निकल सकता है और अपना काम कर सकता है, लेकिन उन सबको भी सावधानियों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद स्वप्निल जैन पूछ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन 3 मई के बाद खुल जाएगा। स्वप्निल जी, अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा। उम्मीद हम सभी को है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन लॉकडाउन जब भी खुलेगा वो एकदम से सब कुछ अपलिफ्ट नहीं होगा। जिस तरह से अभी आप ये देख रहे हैं कि 20 तारीख वाला जो फॉर्मूला अभी अप्लाई किया जा रहा है कि कुछ कुछ एरियाज को खोला जा रहा है, इसी तरह से इसको स्टैगर्ड वे में खोला जाएगा। कुछ कुछ एरियाज खुलेंगे, कुछ कुछ सेक्टर्स खुलेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि सब लोग एकदम से बस बाहर सड़क पर आ सकते हैं और जैसे पहले सारे बाजार खुल रहे थे, सब जगह खुल रही थी, सब ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें खोली जाएंगी। और जिस तरह से अब खबरें भी आ रही हैं, स्टेशन पर भी, रेलवे स्टेशन पर भी अब एयरपोर्ट जैसा माहौल होने जा रहा है, यानी कि वहां पर 4 घंटे पहले पहुंचना होगा। जैसे कि एयरपोर्ट पे 4 घंटे पहले जाते हैं, तो अब शायद रेलवे स्टेशन पर भी 4 घंटे पहले पहुंचना होगा। वहां पर पूरी चेकिंग होगी, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, सब कुछ होगी, तब आप ट्रेन बोर्ड कर सकेंगे। तो जब अभी रेलवेज वगैरह जब खुलेंगे, अभी तो 3 मई तक कुछ भी नहीं खुल रहा है, जब खुलेंगे तब ज्यादातर इसी तरह के नियम और शर्तों के साथ चीजों को खोला जाएगा, ये भी समझना जरूरी है। इधर अभी एयर इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है 3 मई के बाद जो है कुछ कुछ उनका रिजर्वेशन खोलना शुरू किया गया था, लेकिन अभी टूरिज्म इंडस्ट्री जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने मना करा है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि 3 मई के बाद की बुकिंग अभी से हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने साफ इनकार किया इस चीज से, और ये मानकर ही चलना पड़ेगा हमको कि 3 मई तक ना कोई ट्रेन चल रही है, ना कोई प्लेन चल रहा है और ना कोई बस चल रही है। जो भी ट्रेन और बस अब 20 तारीख के बाद चलनी शुरू हो रही हैं जिन जिन एरियाज में, वो भी केवल कार्गो के लिए हो रही है, यानी कि माल ले जाने के लिए हो रही है। यहां से वहां जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड सामान है, उसी को ले जाने के लिए खोला जा रहा है, लेकिन लोग अभी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, व्यक्ति अभी उससे ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। इसके बाद इधर रोहित चतुर्वेदी कह रहे हैं इंदौर भोपाल के लिए भी अच्छी
अच्छी न्यूज़ है, अब वहाँ पर केस कम हो रहे हैं 1-2 दिन से, ये बहुत अच्छी बात है रोहित जी। और जो भी लोग वहाँ पर हैं इंदौर भोपाल में, हम उनसे यही बोलेंगे कि पॉजिटिव रहें, प्रिकॉशंस का पूरा ध्यान रखें, और जो भी आपके घर पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग के लिए आ रहा है उसके साथ पूरा कोऑपरेट करें उन लोगों के साथ, क्योंकि वो आपकी बेहतरी के लिए ही आपके घर पर आ रहे हैं, डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर रहे हैं ताकि आपका एरिया जल्दी से जल्दी रेड जोन से बाहर आ पाए। तो उनके साथ पूरा कोऑपरेट करिए, उनको अपनी हिस्ट्री वगैरह सही से बताइए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ब्रिज ओझा भी बिहार से हमसे जुड़े हैं, अरुण यादव भी। इसके बाद गणेश शॉ जो पूछ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में कौन कौन से रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए अभी ये मेरे लिए बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसकी हम लिस्ट सूची निकाल के ज़रूर आपको भेजेंगे कि वेस्ट बंगाल के कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ की हॉटस्पॉट्स हैं। उसके बाद राघव सिंह राजपूत भी हमसे जुड़ गए, बाबा दित्ता, वो पूछ रहे हैं बाजार से सब्जी फ्रूट जब लाना है तो उसे सेफ तो यूज़ कैसे सेफ किया जाए। देखिए बाबा जी, जब आप बाहर से सब्जी फल वगैरह लाते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको एक तो ध्यान रखनी है कि जब आप बाहर जाएंगे तो मास्क लगा करके जाएंगे, और घर में फ्रूट्स और सब्जियों को लाने के बाद आपको उनको पानी से अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोना है और उसके बाद ही उनको यूज़ करना है। और इनको धोने के बाद आपको अपने हाथ भी साबुन और पानी से अच्छे से उसके बाद धोने हैं और उसके बाद ही आप इन चीज़ों को यूज़ करिए। लेकिन अगर आप पानी से अच्छे से धो लेते हैं उसके बाद घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर हैं जिया, इसके बाद राजीव घोष, वेद प्रकाश नाग, वो पूछ रहे हैं कि टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है। देखिए प्रकाश जी, जहाँ जहाँ भी RT-PCR हो रहा है जिसको कि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, उसके लिए नाक से और मुंह से स्वैब लिया जाता है। जो थूक मुंह के अंदर आता है और जो नाक के अंदर सेक्रीशंस होते हैं उनको एक रुई के उसके ऊपर ले लेते हैं और फिर उसको जांच के लिए भेजते हैं। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। लेकिन जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हो रहा है अभी जो आया है, उसके लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है और उससे हम जो है ये पता लगाते हैं कि कहाँ तक फैला हुआ है कोरोना वायरस, कितने लोगों में फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ हैं दीपक अग्रवाल, वो कह रहे हैं कि कोरोना ने सब कुछ खराब कर दिया है। ये बात तो सही है। देखिए दीपक जी, ये बात तो हम लोग भी जानते हैं कि सबकी जिंदगी पूरी पलट गई है और विश्व के सभी लोग, अभी तो हमारे भारत में बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने इसको काबू करके रखा है और इतना ज़्यादा तांडव इसने नहीं फैलाया है। लेकिन अगर आप बाकी देशों की कहानियाँ देखें, वहाँ की वीडियोज़ देखें, तो बिल्कुल दिल दहलाने वाले वीडियोज़ वहाँ से आ रहे हैं। जिस तरह से वहाँ पर मौतें हो रही हैं, जिस तरह से लोग इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, वहाँ पर कब्रिस्तान भर गए हैं वहाँ के, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या मंजर है इसका। इधर निरंजन सिंह हमसे जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि तिलक नगर में 27 केस सामने आए हैं। और पवन मिश्रा कह रहे हैं कि विदाउट सिम्टम्स टेस्ट कैसे होगा। इसीलिए पवन जी रैंडम सैम्पलिंग भी की जा रही है और इसीलिए जो हॉटस्पॉट्स वाले एरिया हैं उनमें भी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करके देखा जाएगा कि जिनको सिम्टम्स नहीं है क्या उनमें भी शक है कि वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकते हैं, और अगर एंटीबॉडी टेस्ट से ऐसा कोई संकेत मिलता है तो उनमें RT-PCR टेस्ट करके कंफर्म किया जाएगा कि उन्हें कोरोना वायरस इन्फेक्शन है या नहीं है। इसके बाद हमारे साथ इधर हमारे साथ जुड़े हैं हरी जाखड़ जी, रतन गुर्जर, शारदा पाटिल। उसके बाद शारदा पाटिल पूछ रही है कि किस एज में ज़्यादातर नॉन सिम्टम्स मिले हैं। ये अच्छा सवाल है आपका शारदा जी। ज़्यादातर यंग लोगों में, जो कि मान के चलिए 20 से 45 साल की उम्र के लोग हैं, ज़्यादातर उन लोगों में एसिम्टोमेटिक केसेस मिले हैं। और देखिए ये बार बार हम लोग जब से कोरोना वायरस की जंग शुरू हुई है तब से बार बार हम ये बात भी बोल रहे हैं कि जो यंग लोग हैं, जो 20 साल से मान लीजिए कि 45-50 ईयर्स तक के जो लोग हैं, इन लोगों में माइल्ड डिजीज हो रही है, यानी इनको बिल्कुल हल्के फुल्के से मामूली से लक्षण होते हैं और 1-2 हफ्ते के अंदर ये लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो ज्यादा सिवियर डिजीज हो रही है वो हो रही है बुजुर्ग वर्ग में, जो 60 साल से ऊपर हैं, और उन लोगों में हो रही है जिनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि अगर किसी को लंग की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो इन लोगों में ज्यादा तीव्र हो रहा है। इन लोगों में लक्षण उभर कर जल्दी सामने आ रहे हैं, इनको हॉस्पिटल की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो
जो ये वाला वर्ग है जो थोड़ा यंग है, उन लोगों में ये डिजीज ज्यादा नहीं हो रही और वो अपने आप ठीक हो जा रही है, बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जा रही है। तो 85% लोग ऐसे हैं जिनमें की माइल्ड डिजीज होती है, यानी कि उनको थोड़े बहुत लक्षण होते हैं और उतनी ज्यादा नहीं होती, उनको बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, उनका घर पे ही ट्रीटमेंट हो जाता है, उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक काफी बड़ा वर्ग है। इसके बाद सुरेश चंद्रा, दीपक अग्रवाल हमसे यहाँ पर जुड़े हैं, उस्मान खान, संजय सिंह, दीपक अग्रवाल, बलरामपुर रुनियार, जिया रात्रे, देन जैनुल अंसारी कह रहे हैं कि वो कुवैत से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये मोहम्मद रागिब हमसे जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई मिलकर हम लोग ही लड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये लड़ाई हमें हम सबको एक दूसरे का साथ देना है। और देखिए, पहली बार ऐसी लड़ाई है जहां एक देश भी दूसरे देश के साथ खड़ा हुआ है। इस वक्त सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। गौरव देखिए ना, इधर हमारे साथ हैं सुंदर श्याम मुखिया, निरंजन सिंह, शाबदा खान, मोहम्मद चंद, वेद प्रकाश, राज चौहान, निरंजन सिंह वो भी पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। और यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है और सब लोग परेशान हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। अभी मैं ये भी देख रही थी कि इसका जो सबसे बुरा असर कोरोना वायरस इन्फेक्शन का पड़ रहा है वो पड़ रहा है हमारे बच्चों के वर्ग पे। देखिए, बच्चों में कोरोना वायरस का संक्रमण जरूर कम हो रहा है और बच्चों में मौत भी ज्यादा नहीं देखी गई है, लेकिन जो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट है वो बच्चों पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब आप देखिए कि इस वक्त 150 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनके जो अपने स्कूल से बाहर बैठे हैं, यानी कि जो स्कूल नहीं जा पा रहे। मैं पूरे विश्व का आंकड़ा आपको बता रही हूँ, क्योंकि विश्व भर में स्कूल अब मैक्सिमम जगह पे बंद हो चुके हैं ऑलरेडी और बच्चे घरों में बैठे हैं। तो इन सब की एजुकेशन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और उसके अलावा बहुत सारी जगहों से चाइल्ड अब्यूज और ट्रैफिकिंग के किस्से भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। जहां जहां बहुत ज्यादा भुखमरी है, लोगों के जॉब्स चले गए हैं, जो इस तरह से विलेज में एरियाज हैं, हमारे देश में नहीं और देशों में भी, वहां पर बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है। और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जिसके बारे में सोचना होगा। और यूनाइटेड नेशंस ने भी ये रिपोर्ट निकाली है जहां उन्होंने बोला है कि 4 से 6 करोड़ बच्चे जो हैं इस पूरे कोविड के बाद जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे, यानी उनके परिवार जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहे हैं और ये बच्चे भी बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे। और जो हम लोगों ने इतने समय से मेहनत करके जो बच्चों के मरने का रेट होता है, जिसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, जो कि पैदा होने के बाद का रेट होता है, उसको हम लोगों ने बहुत मेहनत से इतने सालों से जद्दोजहद कर कर उसको कम किया है सब देशों ने, लेकिन अब वो फिर से बढ़ने की आशंका हो गई है, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक फॉल आउट है पूरे विश्व के लिए वो भी बहुत भयावह है। तो बच्चे एक ऐसी कैटेगरी है इस वक्त जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बुरा असर उन्हीं के ऊपर पड़ रहा है इस कोविड वायरस का। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं देवी उमा, वो पूछ रही हैं गुजरात से उत्तराखंड कैसे आ सकते हैं मैम। देखिए देवी जी, बार बार यही अपील की जा रही है कि जो जहां है वहीं रहे। अभी 3 मई तक आप कहीं भी और एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। और गुजरात में केसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए, खास तौर से अहमदाबाद वगैरह में काफ़ी सारे केसेस सामने आए। तो अभी गुजरात वैसे भी काफ़ी अलर्ट पे चल रहा है क्योंकि वहाँ केसेस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद राघव सिंह राजपूत कह रहे हैं कि मैंने आज उनका मैसेज नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ दोबारा लिख करके भेज दीजिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। निज़ामुद्दीन कह रहे हैं कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम कभी ख़त्म होगा या नहीं। बिल्कुल ख़त्म होगा और मेरे को लगता है ये हम ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग इस बात की तरफ ध्यान ना दें और इस बात पर ध्यान दें कि हम लोगों को ये लड़ाई मिलकर लड़नी है, हम सब लोग एक ही हैं और कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल से हम इन बातों को जल्दी भूल जाएंगे। इसके बाद दीपक प्रजापति भी कह रहे हैं कि मैं उनका मैसेज नहीं पढ़ रही हूँ। आज काफ़ी सारे लोगों को शिकायत हो रही है कि मैं मैसेज नहीं पढ़ रही हूँ, तो प्लीज़ दोबारा लिख के भेजिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। इसके बाद इधर मोहम्मद हसन खान पूछ रहे हैं कि ग्रीन जोन में क्या होटल खुल सकते हैं या नहीं। देखिए, अभी होटल नहीं खुल पाएंगे। अभी सिर्फ होटल जो खुलने की बात हुई है वो है ढाबा और ऐसे रेस्टोरेंट्स जो कि हाईवे पर होते हैं, जहां ट्रक ड्राइवर्स वगैरह निकलते हैं और हाईवे का ट्रैफिक निकलता है, वहां पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स खोलने की बात हुई है। लेकिन अभी जो शहर के अंदर के होटल हैं या रेस्टोरेंट्स हैं उनको अभी नहीं खोला जाएगा। केवल ऐसे होटल या मोटल्स
अभी खुले हुए हैं, लॉजेस ऐसी खुली हुई हैं जहां पर लॉकडाउन से फंसे हुए लोग रह रहे हैं, तो वो अभी खुले रहेंगे क्योंकि वो लॉकडाउन के समय में भी खुले हुए हैं, क्योंकि वहां पर लोग हैं जो लॉकडाउन के समय से रह रहे हैं, तो केवल वही खुलेंगे। लेकिन अगर कोई और ऐसा होटल, रेस्टोरेंट या कुछ भी है तो वो अभी नहीं खुलेगा। इसके बाद नागेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि क्या बुखार चेक कर लेना काफी है? देखिए नागेंद्र जी, क्योंकि बुखार इसका सबसे शुरुआती लक्षण होता है, इसीलिए ज्यादातर सभी एयरपोर्ट्स वगैरह पे और सभी एंट्री पॉइंट्स पर आप देख रहे हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि हम जल्दी डिटेक्शन कर सकें कि अगर किसी को बुखार है, मामूली बुखार भी है, तो हम उनको एक शक के घेरे में ले सकें, हम उनको ज्यादा ध्यान दे सकें, उन पर ज्यादा तवज्जो दे सकें, ताकि हमें पता लग जाए कि कहीं इनमें शुरुआती लक्षण सामने तो नहीं आ रहे हैं। और क्योंकि फिर इसमें खांसी आने में थोड़ा वक्त लगता है, सांस अगर किसी की ज्यादा उखड़ रही है तो उसमें भी वक्त लगता है, तो इसलिए बुखार क्योंकि शुरुआती लक्षण है, इसलिए थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। और ये बात आपकी सही है, केवल उसी से ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, और लेकिन और कोई तरीका भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए, इसलिए थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। और जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं वो जरूर इससे बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें बुखार भी नहीं होता, उन्हें खांसी भी नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, तो वो थर्मल स्क्रीनिंग करने से स्लिप हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर हबीब खान पूछ रहे हैं लॉकडाउन कब तक खत्म होगा? दलवीर नागर कह रहे हैं ग्वालियर कोरोना मुक्त है अभी, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जहाँ जहाँ भी कोरोना वायरस ने अभी दस्तक नहीं दी है, बहुत अच्छी बात है, और वहाँ के लोगों को पूरी कोशिश करनी है कि उनके एरिया में ये ना घुसे, ना आए। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं दीप्ति अरुण ओझा, इसके बाद पंकज चतुर्वेदी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर। थैंक यू आपका जुड़ने के लिए। सत्येंद्र पांडे कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। देखिए सत्येंद्र जी, तो हम लोग भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अचानक से बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इंदौर, भोपाल, इन सब एरियाज में भी बहुत ज़्यादा केसेस अभी सामने आए हैं। तो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पूरे एहतियात बरतें। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनका खास तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क पर हैं। जो लोग भी ऐसे हैं जिन्हें पहले से बीमारियाँ हैं, और अब मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि ओबेसिटी को भी अब, यानी कि मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर है। अभी बहुत सारी स्टडीज सामने आ रही हैं जहां पर उन्होंने देखा है कि जो लोग मोटे हैं उनमें उनको आप एक तरह से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाली कैटेगरी में ही रखिए। तो लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो लोग मोटे हैं, जो ओबीज हैं, वो भी रिस्क पर हैं ज्यादा। इस बात का खास ध्यान रखिए, और इसीलिए जब आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकलिए, हाथों को बार बार धोना याद रखिए, बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। तो ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी होंगी। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर है प्रशांत जाधव, वो पूछ रहे हैं कि पानी और खाने से तो नहीं हो रहा है। देखिए पानी से बिल्कुल कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, खाने से भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन जिस भी डब्बे में खाना आ रहा है उस डब्बे को डिस्कार्ड करिए, खाने को किसी और बर्तन में कन्वर्ट करिए। और मैं बार बार आप लोगों से यहाँ पर ये बात बोलती हूँ कि रीहीट करिए खाने को। जो आपने बाहर से अगर कोई खाना मंगाया है, आपने मजबूरन बाहर से खाना मंगाया है, तो उसको रीहीट करके खाइए, उसे गर्म करके खाइए। कोशिश करिए कि जैसे सैलेड होते हैं या कच्चा खाना होता है, इस तरह की चीजें आप इस वक्त पर बाहर से ना मंगाएं। जो भी बाहर से आप खाना मंगा रहे हैं वो ऐसा मंगाइए जिसको आप घर में दोबारा गर्म कर सकते हैं। और जब भी आप खाना खाएंगे, साबुन से 20 सेकंड के लिए अच्छे से अपने हाथ धो करके तभी खाना खाइए। और जब भी आप बाहर से आई हुई किसी भी चीज के साथ डीलिंग कर रहे हैं, चाहे वो खाने का सामान आया है, कोई कोरियर आया है आपका, या आप बाहर से कोई भी चीज लाए हैं, तो जब आप वो वाले हाथों को अपने आंख, नाक और मुंह पर तब तक नहीं लगाइए जब तक आप साबुन से अपने हाथ नहीं धो लेते। ये दो बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारे इन्फेक्शन से दूर रहेंगे, कोरोना आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो ये दो बातों का प्लीज जरूर से ध्यान रखिए। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर है आरिफ पहाड़िया, वैक्सीन की क्या न्यूज़ है? देखिए आरिफ पहाड़ियन जी, अभी आपको पता ही, अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी, बल्कि ब्रिटेन में भी अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है। उन्होंने भी ह्यूमन ट्रायल अभी स्टार्ट किया है वैक्सीन का, और वो लोग जनवरी से, जब ये इसका जीनोम पता चला था वायरस का, तभी से वो लोग वैक्सीन बनाने के प्रयास में लगे हुए थे। और उन्होंने पहला ह्यूमन ट्रायल भी स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने बोला है कि मई के अंत तक ये पता चल जाएगा कि जिन लोगों को उन्होंने ये वैक्सीन लगाई है
उनमें इम्यूनिटी डेवलप हुई है या नहीं हुई है। और उन्होंने बोला है कि अगर हमें इसके अच्छे संकेत मिले मई एंड में, अगर हमें ये लगा कि हाँ इससे ये अच्छी है, इफेक्टिव है, इससे इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, तो उन्होंने बोला है कि अगस्त के मिड तक जो है काफी हद तक इस पे काफी सारा काम हो जाएगा वैक्सीन पर, और उसके बाद वो लोग उसके प्रोडक्शन में जा सकते हैं। तो और उसके अलावा आपको पता है कि अमेरिका में भी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, चाइना में भी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां जगह जगह पर वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं। हमारे भारत में भी वैक्सीन का जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे का, वो वैक्सीन पर काफी काम कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे देशों में अलग अलग जगह पर, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, कनाडा, अमेरिका, यूके, चाइना, सब जगह प्रयास चल रहे हैं इसकी वैक्सीन बनाने के लिए। लेकिन फिर भी वैक्सीन का पूरा जो प्रोसीजर होता है वो बहुत लंबा होता है, और जितना भी उसे कट शॉर्ट करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है, तो भी ये माना जा रहा है कि आराम से 10 से 15 महीने या 18 महीने भी लग सकते हैं वैक्सीन को आने में, इतना समय अभी लग सकता है। तो अगर हम मिनिमम टू मिनिमम 10 महीने या 12 महीने भी मान के चलें, तो आप समझ सकते हैं कि इतना समय वैक्सीन को आने में लगेगा। अभी हमें इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी कि हाँ वैक्सीन मिल गई है। हो सकता है आने वाले 2-3 महीने में हमें ये खुशखबरी मिल जाए कि इसकी वैक्सीन मिल गई है, लेकिन वो जब तक प्रोडक्शन में आएगी, लोगों तक पहुंचेगी, लगाने के लिए हमें मिलेगी, उसमें हमें अभी 10 से 12 महीने आराम से लग सकते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए इस वक्त जो वैक्सीन है, जो हमारे हाथ में है, वो है हमारा मास्क, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा हैंड हाइजीन। तो तब तक के लिए यही हमारे लिए वैक्सीन है, और इसी के ऊपर हमें डिपेंड करना होगा। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि शरीफ मलिक जी हमसे रामपुर से जुड़े हैं, इधर निरंजन सिंह बिहार से, इधर हमारे साथ जुड़े हैं अजय कश्यप, खेमलाल साहू रायपुर से जुड़े हैं हमारे साथ, ब्रिज ओझा बिहार से जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर इजाज़ मलिक जो बिहार से जुड़े हैं, निज़ामुद्दीन ये भी हमारे साथ, ये खैर इन्होंने नहीं लिखा है कि कहाँ से हैं, प्रदीप बारिक उड़ीसा से जुड़े हैं। तो बहुत सारे लोग हमसे देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ते हैं यहाँ पर, और आज तो बाहर से भी कई बार हमारे साथ दुबई से, कुवैत से, नेपाल से श्रोता जुड़ते हैं, और बहुत खुशी होती है। और पूरी उम्मीद है कि मैं आप लोगों के मैसेजेस के यहाँ पर जवाब दे पाऊँ। आज थोड़े मैसेजेस कम आ रहे थे, मुझे लग रहा है लॉकडाउन पर ज़्यादा सवाल थे लोगों के कि लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा। देखिए ये हमारे पास प्रिंस कैलाश कुमार नेपाल से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और देवाशीष पॉल ये जुड़े हैं। ये एक खास सवाल पूछ रहे हैं हमसे। वो कह रहे हैं कि उनकी स्पाइनल सर्जरी हुई थी 3 साल पीछे, और उसके बाद से उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ अभी तक वैसी नहीं है जैसे कि पहले हैं। और वो बोल रहे हैं कि अगर वो अपने घर में अपनी हाउसमेड को बुला सकते हैं या नहीं, और उनकी हाउसमेड जो है वो ग्रीन जोन में रहती है। देखिए देवाशीष जी, अगर आपके साथ आपकी हाउसवाइफ भी रहती हैं, आपकी वाइफ भी आपके साथ घर में ही है, अच्छा आप खुद हाउसवाइफ हैं, सॉरी मुझे मैसेज पढ़ने में दिक्कत हुई। मैं समझ सकती हूँ कि आपको काम करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जितना आप बाहर से लोगों को कम बुलाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपके लिए बहुत मजबूरी है कि आपको बाहर से किसी को मदद के लिए बुलाना ही होगा, आप बिल्कुल काम नहीं कर पा रही हैं, तो फिर जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि उस व्यक्ति को सारा दिन मास्क पहनना होगा, उसके हैंड्स आपको जल्दी जल्दी सैनिटाइज करवाने होंगे। आप ये भी कर सकती हैं कि जो बाहर से व्यक्ति आपके घर में आ रहा है, अगर आपको वो ज्यादा समय के लिए आपके घर में रहने वाला है और रोज रोज आने वाला है, तो मैं आपको ये सुझाव दे सकती हूँ कि उसके कपड़े भी बदलवा दीजिए। घर में अंदर आने के बाद एक जोड़ी कपड़े आप घर के लिए भी रख सकते हैं जो आपके घर में आने के बाद वो पहन ले, और उसके हैंड सैनिटाइज करवाते रहिए, धुलवाते रहिए साबुन और पानी से, समय समय पर मास्क लगवा करके रखिए। तब अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है आपको और काम नहीं चल रहा है, तो इस तरह से आप अपना काम चला सकती हैं। लेकिन अगर कहीं भी लगे कि मेड की तबीयत खराब है या खांसी है या छींक रही है या कोई और इस तरह की दिक्कत है, बुखार वगैरह, तो फिर बिल्कुल भी आप ना अलाउ करें, क्योंकि आपकी सर्जरी हुई है और इस तरह से आपका इम्यूनिटी लेवल भी कम होगा, तो आप और ज़्यादा रिस्क पर हो जाते हैं इन्फेक्शन होने के। इसलिए आपको और भी ज़्यादा सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे साथ
और भी बहुत सारे श्रोता यहाँ पर जुड़ रहे हैं, लेकिन अब हमारा समय भी पूरा हो रहा है। तो कल हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और आपके सवाल यहाँ पर लेंगे। इधर विजय कुमार शाक्या भी वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। इधर श्रवण कुमार पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेज चल रहा है इंडिया में। अभी हम सेकेंड स्टेज पर ही हैं, लेकिन जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं हो सकता है कि वहाँ थोड़ा थोड़ा कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ हो, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब अभी वहाँ उन सब एरियाज की स्क्रीनिंग होगी। लेकिन अगर आप पूरे भारत की बात करें तो भारत अभी भी स्टेज 2 में ही है, लेकिन हम लोग स्टेज 3 की तरफ ना जाएं, इसकी हमें पूरी कोशिश करनी है। अब मैं आपसे आज के लिए विदा लूंगी और कल फिर आपसे जुड़ेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब भी पूरे देने की यहाँ से कोशिश करूंगी। आप हमें लिखते रहिए, इसको और लोगों से शेयर भी करते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको मेरा नमस्कार।